आ जाएगा अब 1-2 दिन बाद, पहले कुछ सेक्शन निकाला जाए। देखिए आपका सीपीसी में लेक्चर अब 2 दिन चलेगा, उसके बाद आपका शुक्रवार को लिखवाया जाएगा ताकि सेक्शन आगे बढ़े। और देखिए आपका सीपीसी में धारा 36 से शुरू किया जाए। आपका भूमिका कल डिक्री के निष्पादन की बांधी गई थी, उसको लिखवा दिया जाएगा। आइए इधर जो आपका प्री के लिए कैसा क्वेश्चन बनता है, मेंस में कैसे बनते हैं, दोनों को हमें लेकर चलना है। एक एक करके देखिए भाई। आपका पहला आपका देखा जाए, कह सकते हैं कि धारा 36। तो धारा 36 से एक क्वेश्चन केवल बन सकता है। वह क्वेश्चन ये बन सकता है प्री और आदेश की मेथड दे देगा, अलग अलग है, एक ही है, आपका आपका एक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये मारेंगे, जिस प्रकार डिक्री का निष्पादन होता है सामान्यतः जहाँ तक संभव हो, उसी प्रकार आदेशों को भी प्रवर्तित या लागू कराया जाता है। किस सेक्शन में ये है? तो धारा 36 में है। बस एक लाइन समाप्त हो गई। इसके बाद जब आप 37, 38 और 39 पढ़िए, यानी कि सेक्शन 37, 38 और 39, तो थोड़ा सतर्क रहना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहले मॉडल बना दिया जाए आपका, तब इसको तोड़कर बताया जाए, लिखना है उसको भी बताया जाए। देखिए आपका भाई क्वेश्चन ये बनता है कि उस न्यायालय का उल्लेख करिए जिसके द्वारा किसी डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है। यानी कि वह कौन सा न्यायालय है जो किसी डिक्री का, डिक्री में अब आदेश भी याद करिएगा, तो 36 इस प्रकार डिक्री निष्पादित होगी, इसी प्रकार क्या निष्पादित होगा? आदेश। तो डिक्री के निष्पादन कौन न्यायालय कर सकता है, उसका उल्लेख करिए। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप 37 लिखेंगे, एक मॉडल बना लीजिए। अगर क्वेश्चन ये आए कि कौन सा न्यायालय है जो डिक्री को लागू या इन्फोर्स या इजरा करा सकता है, तो इसके लिए आपका बंटवारा करना पड़ेगा। सबसे पहले सेक्शन कौन पढ़ना है? 38 पढ़ना है। फिर बैक होना है, कौन पढ़ना है? 37। और फिर कौन पढ़ना है? 39। ये इस मॉडल से पढ़िएगा, ये नहीं कि 37 से पहले न पढ़िएगा। तो देखिए इसको थोड़ा डिटेल में देखा जाए। डिक्री को इजरा कौन सा न्यायालय करा सकता है? तो आपका 38 देखिए क्या कहता है। वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी, यानी कि उस न्यायालय का या कोर्ट का वर्णन कौन सी धारा कर, प्री में भी आ चुका है भाई, याद करके जाइएगा। वह न्यायालय कहाँ बताया गया है, किस सेक्शन में बताया गया है जो किसी डिक्री को प्रवर्तित करा सकेगा? तो धारा 38 में उस न्यायालय का उल्लेख किया गया। देखिए क्या कहा गया एक लाइन में, डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा, अब पहली समस्या बना लीजिए, डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा, इस पारित की थी मतलब डिक्री दी थी। तो डिक्री, फिर एक बार देखिए, डिक्री को कौन न्यायालय लागू करा सकता है, इसका उल्लेख सेक्शन 38 में किया गया है। पहला कौन न्यायालय मिला जो डिक्री को क्या किया है? पारित।
और दूसरा कौन न्यायालय मिला जिसे डिक्री अंतरित की गई है, ट्रांसफर अंतरित की गई है, तो 38 से उठाएंगे और फिर आपका बैक हो जाइए। चूंकि डिक्री को लागू दो न्यायालय कर सकते हैं, या तो जो न्यायालय डिक्री पारित किया था, या पारित तो न्यायालय नहीं किया लेकिन जिस न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए ट्रांसफर की गई थी, भेजी गई थी, वह न्यायालय कर सकता है। फिर आप लिखेंगे डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा सेक्शन 37 में दी गई है, जबकि अंतरिती न्यायालय की परिभाषा 39 में। इसीलिए मैं कहा कि सबसे पहले कौन सा सेक्शन उठाएंगे, 38। 38 को दो भागों में बांट देंगे तो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कहाँ परिभाषित है, आपका 37, अंतरिती न्यायालय 39। तो किया और देखना है 39, दो धाराएं और आपको देखनी है। देखिए भाई, आपका डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कौन होगा, इसकी परिभाषा इस अधिनियम की धारा 37 में दी गई है। अब एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। 37, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। देखिए कौन डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है। जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो, डिक्रियों के निष्पादन के संबंध में डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, यानी कि सबके लिए नहीं ये धारा लागू होगी, केवल और केवल डिक्री के निष्पादन, निष्पादन मतलब क्या बताया जा रहा है, इजरा। इजरा मतलब क्या, इन्फोर्स। इन्फोर्स मतलब एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब लागू कराना। लागू कराना मतलब प्रवर्तित कराना। तो यह धारा आपका डिक्री पारित करने वाले कोर्ट को बताती है, लेकिन केवल और केवल किसके लिए, निष्पादन के लिए, सबके लिए नहीं। अगला शब्द देखिए, पद के या उस प्रभाव वाले शब्दों के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके या उनके अंतर्गत, यानी कि इसका मतलब कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कौन कहा जाएगा या कौन समझा जाएगा। समझा जाएगा का मतलब कि वास्तव में वह न्यायालय डिक्री पारित नहीं किया है, लेकिन मान लिया जाएगा कि उसी ने डिक्री पारित की है। अब देखिए आपका दो खंड है इसमें। जहां निष्पादित की जाने वाली डिक्री अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई है, वहां प्रथम बार का न्यायालय आता है। तो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कौन होगा, तो अगर उस डिक्री की अपील हुई है तब कौन होगा। एक उदाहरण दे, प्रथम मुकदमा जो क्या हुआ, पश्चात कहाँ लोग गए, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने अपील में डिक्री पारित की। तो अब समस्या ये आई कि जो डिक्री अपील में पारित की गई है, तो ऐसी दशा में डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कौन माना जाएगा। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि उस मामले में सर्वप्रथम जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी, वही न्यायालय डिक्री पारित करने वाला न्यायालय माना जाएगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अपने द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन नहीं कराते। इसको लागू कराने, इजरा कराने का कार्य निचले न्यायालयों को सौंपा गया है।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसको सौंप देते हैं? निचले न्यायालय को। अब आइए एक उदाहरण देखा जाए भाई। जज के न्यायालय भी हमारा 1 करोड़ रुपया उधार लिया है, हमें दिलवाया जाए। ए के पक्ष में डिक्री पारित कर दिया जिला न्यायालय ने, फिर भी पीड़ित था, हाई कोर्ट में अपील किया, अपील में डिक्री पारित की गई और आपका बी का अपील खारिज हो गई। फिर भी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील उसकी क्या हो गई? खारिज। तो बताइए, अगर अपील वाला मामला है, अपील की गई है, तो कानूनन डिक्री पारित करने वाला न्यायालय क्या हाई कोर्ट माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जिला जज? यानी कि एक लाइन याद रखिए, जिस न्यायालय ने सर्वप्रथम वह डिक्री पारित की हो, भले आगे जाकर डिक्री उलट दी गई, संशोधित की गई, उससे मतलब नहीं है। वह न्यायालय ही जो सबसे पहली बार क्या पारित किया था? डिक्री। डिक्री पारित करने वाला न्यायालय माना जाएगा। अब समस्या दूसरी देखिए, वही गंभीर आएगी। पहले डिक्री पारित की थी, वह न्यायालय ही समाप्त हो गया, या वह न्यायालय की अधिकारता छीन ली गई, तब क्या होगा? तब ऐसी दशा में आपका नियम यह है कि अब जिस न्यायालय को उसकी अधिकारता दी गई है, अब वह न्यायालय डिक्री पारित तो नहीं किया है, लेकिन यह समझा जाएगा कि उस न्यायालय ने डिक्री पारित की है। आपका एक उदाहरण दे। लेकिन एक शब्द आया है, समझा जाएगा। समझा जाएगा का मतलब ये होता है किया जाएगा, जाएगा, जाता है, मान लिया जाता है। फिर अब
पारित की है उस डिक्री को कहाँ ट्रांसफर करिए, पटना में। पटना में जब डिक्री ट्रांसफर हो जाएगी तो पटना का न्यायालय कौन सा न्यायालय कहलाएगा? डिक्री पारित करने वाला की अंतरित। तो क्या अंतरित न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई है? 39 में। अंतरित न्यायालय डिक्री का निष्पादन करा सकेगा कि नहीं करा सकेगा? हाँ, एक बात और याद रखिए, प्रयागराज का न्यायालय डायरेक्ट आपका कह सकते हैं कि पटना में आदेश करके नहीं करा सकता। यानी कि इसको ये क्रिमिनल मामला नहीं है कि जाकर पुलिस पकड़। प्रयागराज के न्यायालय को अगर अधिकारता से बाहर डिक्री का निष्पादन कराना है तो हर हाल में डिक्री का अंतरण ही होगा। डिक्री को ट्रांसफर किया और कहाँ किया जाएगा? जहां उसे लागू कराना है वहां भेजा जाएगा और वहां का न्यायालय उस डिक्री को ऐसे लागू कराएगा मानो उस डिक्री को उसने स्वयं पारित किया। तो पटना के जिला जज को भेज दी जाए डिक्री और जिला जज उस डिक्री का क्या करेंगे? निष्पादन करेंगे और निष्पादन की रिपोर्ट प्रयागराज के जिला जज को भेज देंगे। निष्पादित हुई न हुई जो भी हुआ आपका भेज देंगे। यानी कि कहाँ भी की संपत्ति कुर्क हो गई? दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में। इसी को आपको आपका एक दो पॉइंट और देख लिया जाए तब इसको भाई बैरक से चला जाए, क्योंकि भूमिका अच्छे से जानिए, बैरक उसके बाद आसान हो जाता है। अब क्या प्रयागराज का न्यायालय स्वप्रेरणा से पटना के न्यायालय को डिक्री का अंतरण कर सकता है कि नहीं? तो स्वप्रेरणा से नहीं कर सकता, ये भी पूछा जाता है। तो किसके द्वारा आवेदन देना पड़ेगा? ए द्वारा। और ए मर गया तो किसके द्वारा? ये विधिक प्रतिनिधि। भाई मर गया तो कौन आ जाएगा? विधिक प्रतिनिधि। और सुमोटो से ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर प्रयागराज का जिला न्यायालय चाहे तो स्वप्रेरणा से अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय को डिक्री के निष्पादन को अंतरित कर सकता है, दे सकता है। सिविल जज जूनियर डिवीजन कराएंगे, सिविल जज सीनियर डिवीजन कराएंगे। यानी कि जो कार्य जिला जज स्वयं कर सकता था वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों से भी वह कार्य क्या कर सकता है? यह स्वप्रेरणा काम करेगी हो तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा। लेकिन बाहर भेजना है हमेशा सतर्क रहे। कैसे? यानी कि जो जीता है वह क्या देगा? एप्लीकेशन। अब इसी को बैरक में देखिए भाई, आपका देखिए आपका कब ट्रांसफर किया जाएगा वो दशा भी बताई गई। देखिए 39 भाई, डिक्री का ट्रांसफर या डिक्री का अंतरण। देखिए डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर, तो क्या सुमोटो से ट्रांसफर होगा कि डिक्रीदार के आवेदन पर होगा? तो अभी हमने बताया कैसे होगा, आवेदन पर, सुमोटो से नहीं। और याद रखिएगा पूछा जाता है प्री में, ये आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजेगा। यानी कि जिस न्यायालय को डिक्री ट्रांसफर की जाएगी वह न्यायालय डिक्री को लागू कराने में सक्षम होना चाहिए कि अक्षम? हाँ, अक्षम न्यायालय को भेजा जाएगा कि सक्षम? सक्षम, अक्षम नहीं। अब कब भेजा जाएगा वो कंडीशन आगे देखिए। अभी हमने एक दो कंडीशन बताया, वही याद करना पड़ेगा। देखिए यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है ऐसे अन्य न्यायालय की
अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। तो इसी उदाहरण पर पकड़े रहिए सब। प्रयागराज का उदाहरण, अगर बी के खिलाफ पटना में, मैंने बी के खिलाफ प्रयागराज में ए ने मुकदमा किया, ए 50 लाख जीता है और बी कहाँ निवास कर रहा है आपका, पटना में, या कारोबार कहाँ कर रहा है, पटना में, या व्यक्तिगत अभिलाभ के लिए कार्य कर रहा है कहाँ, पटना में। तो प्रयागराज में ए मांग कर सकता है जिला जज से कि आप इस डिग्री का ट्रांसफ़र कहाँ कर दीजिए, पटना के जिला जज को, ताकि उसको लागू कराया जा सके, क्योंकि प्रतिवादी कहाँ है, प्रयागराज में नहीं है, कहाँ है, पटना में। पहला नियम याद रखिएगा। दूसरा देखिए, यदि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो ऐसी डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, डिक्री पा डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं है और ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है, तो आधा आधा बंटवारा कर दीजिए। बी की संपत्ति प्रयागराज में है, लेकिन वह संपत्ति जो कुर्क हुई केवल 25 लाख तक रुपया आया, और अभी भी ए का कितना बचा है वसूलने का, 25 लाख। लेकिन बी की कुछ संपत्ति पटना में है, तो यहाँ का न्यायालय का डिक्री को क्या करेगा, पटना ट्रांसफर, और कहेगा कि अभी 25 लाख क्या है बकाया, तो बी की संपत्ति पटना में कुर्क की जाए, कुर्क करके बेचवाया जाए, 30 लाख जो बचा है। इसका मतलब ये हुआ ने डिग्री पारित की थी कि अधिकारिता में प्रतिवादी की, यानी कि निर्णित की की जो संपत्ति है डिग्री के मूल्य के बराबर नहीं है। वहाँ ट्रांसफर कर दिया है। सी देखिए, यदि डिग्री उसे पारित करने वाले न्यायालय की ताकि विक्रय परिणाम का निर्देश देती हैं, देख लीजिए आप प्रयागराज में है कि क्या जाना आपका में दिया गया है, और इसमें ये है प्रयागराज का न्यायालय बाहर किया जाए, में किया जाए, तब भी आपका ट्रांसफर सकता है के आधार पर। 4 पॉइंट है, चारों में
न्यायालय को उस बात का विचार करने की अधिकारता होती जिसमें ऐसी डिग्री पारित की गई है। रहा है थोड़ा इसको समझिए भाई दूसरे एंगल से। अगर ट्रांसफर ही करना होगा अधिकारता से बाहर स्वयं करा, तो कौन सा क्लास अधिकारता से बाहर स्वयं डिग्री के प्रतिबंध लगाता है? तो क्लास 4। कौन सा क्लास? सुधारना पड़िए, भाषा में चीज बता रहा हूँ। नकारात्मक लिखा है और मैं किस रूप में बता रहा हूँ? सकारात्मक। भाई डायरेक्ट ना समझ में आए तो सीधे समझिएगा, तो इतना ही होगा। अगला देखिए आप। छोट नहीं नहीं, वो अंतरित। हाँ, वही अंतरण अंतरित न्यायालय पटना हो गया। पारित करने वाला न्यायालय प्रयागराज। भाई फिर से कोई क्वेश्चन हो तो बताइए भाई, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। सेक्शन अब छोटे छोटे हैं कुछ सेक्शन, एक एक लाइन दो दो लाइन का। देखिए आपका धारा 40 देखिए, किसी अन्य राज्य के न्यायालय में डिक्री का अंतरण। तो भाई अन्य राज्य भेजवा ही दीजिए, यानी कि आपका अपने राज्य में भेजवाइए। अन्य राज्य में तो अन्य राज्य में ही तो भेजवाया गया, प्रयागराज से कहाँ भेजवा दिया गया? पटना। तो पटना का न्यायालय कौन सी प्रक्रिया अपनाकर उस डिक्री का निष्पादन करेगा? तो जो पटना में उस न्यायालय द्वारा अपनी डिक्रियों को लागू कराने में जो प्रक्रिया क्या होती है, अपनाई जाती है। एक लाइन खत्म हो गई धारा। 41 निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। तो पटना का न्यायालय चाहे लागू करा पाया हो या डिक्री को लागू करा दिया हो या न कराया हो, एक आपका कह सकते हैं कि क्या मैं लागू करा पाया कि नहीं करा पाया, इसका आपका सूचना देगा, यानी कि इसको सूचित करेगा कहाँ के न्यायालय को? प्रयागराज के। यानी कि जिस न्यायालय से डिक्री का ट्रांसफर हुआ है, निष्पादन की कार्यवाहियों के परिणाम बताया जाएगा। तो पटना का न्यायालय किसको बताएगा कि हम लागू कर दिए कि नहीं? प्रयागराज। के बाद धारा आपका 42 अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां। यहाँ से भी आपका मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, यानी कि दो मॉडल यहाँ से बनते हैं। पहला जो आपका मॉडल बनता है कि अंतर, देखिए दो मॉडल पहले समझिए तब इसको बताया जाए, थोड़ा बड़ा यह सेक्शन है। अंतरित न्यायालय को डिक्री के निष्पादन में क्या क्या पावर होगा? याद रखना। और बनता है कि क्या अंतरित न्यायालय डिक्री के पीछे जा सकता है, अर्थात डिक्री की वैधता की जांच कर सकता है कि नहीं? इंटरव्यू में और मेंस में अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसके लिए भी आगे पढ़ाया जाएगा। किन किन प्रश्न चार कर सकते हैं, तो हम आगे धाराओं में एक बार इसको समझिए। अंतरित न्यायालय डिक्री के पीछे
नहीं, सामान्यतः नहीं, क्योंकि वह डिक्री की वैधता की जांच नहीं करेगा बल्कि उसको निष्पादित करेगा। यानी कि प्रयागराज के न्यायालय से पटना डिक्री ट्रांसफर की गई तो पटना का न्यायालय क्या ये चेक करेगा कि डिक्री सही है कि गलत, की निष्पादित करे, लेकिन वहीं लेकिन लगाना है आगे, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है और वहीं एक्सेप्शन मेंस में और प्री में आपको जानना है। तो इस धारा से वो गवर नहीं होगा, आगे अभी धारा आएगी। फिर बैक होइए धारा 42। धारा 42 ये कहती है कि जब प्रयागराज के न्यायालय से पटना के न्यायालय को डिक्री का निष्पादन के लिए ट्रांसफर किया गया तो पटना के न्यायालय को क्या क्या पावर होगा, यही शक्ति या अंतरिती न्यायालय को क्या शक्ति होगी, इस शक्ति का उल्लेख ही कहाँ किया गया है, 42 में। तो किसकी शक्ति का उल्लेख है, प्रयागराज की पटना डिक्री पारित करने वाला न्यायालय के अंतर्ती अंतर्ती कौन सी धारा में, 42। अब देखिए सही है, बढ़ेगा फिर बता दूं ज्यादातर प्रावधान। देखिए अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्ति की, फिर एक बार देखिए प्रयागराज से पटना नियम ये मिला कि अगर प्रयागराज से डिक्री का ट्रांसफर निष्पादन के लिए पटना किया गया है तो पटना के न्यायालय को डिक्री के निष्पादन में क्या शक्ति होगी। तो पहली लाइन ये बताती है कि अगर पटना का वह न्यायालय उस डिक्री को स्वयं पारित करता तो जितनी शक्ति वह अपने द्वारा पारित डिक्री में रखता उतनी शक्ति अंतरित डिक्री में भी उसे क्या होगी, प्राप्त। यानी कि इसका मतलब ये होगा, फिर एक बार देखिए इसको, थोड़ा कठिन जरूर है भाई, सीपीसी है, कि पटना का न्यायालय अगर स्वयं डिक्री पारित करता तो क्या शक्ति रखता, वही शक्ति अंतरिती डिक्री में भी उसे क्या होगी, प्राप्त। अब थोड़ा इसके बाद व्याख्या की गई है, देखिए व्याख्या आगे। वे सभी व्यक्ति जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं, अवज्ञा यानी कि वायलेशन करते हैं, वायलेशन माने उल्लंघन करते हैं, यानी कि डिक्री के उल्लंघन करते हैं या उसके निष्पादन में बाधा डालते हैं। यानी कि जब पटना का न्यायालय डिक्री को लागू कराने पहुंचा तो कुछ लोग उसमें क्या डाल दिए, खलल, खलल माने क्या, बाधा। ऐसे न्यायालय द्वारा उसी रीत से दंडनीय होंगे मानो डिक्री उसने ही पारित की हो और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश में इन नियमों के अधीन रहेगा मानो डिक्री उसके ही द्वारा पारित की गई है। फिर एक बार पूरा लाइन देखिए तो 3 पॉइंट में बांट देना इतनी बातों को। पहले पॉइंट में ये बांटना है कि क्या शक्ति होगी, तो सामान्य नियम, डिक्री की अवज्ञा करेंगे या डिक्री के निष्पादन में क्या डालेंगे, बाधा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और अगर अंतरिती न्यायालय कोई आदेश देता है तो उस आदेश की अपील हो सकेगी कि नहीं, और होगी तो कहाँ होगी। 3
पॉइंट फिर मैं बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट बेरेक बताता है कि अंतरित न्यायालय को अंतरित डिक्री के निष्पादन में जनरल रूल है, वे सभी शक्तियां होंगी जो होती यदि उसने डिक्री क्या की होती, स्वयं पारित होती। पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति डिक्री की अवज्ञा, अवज्ञा माने उल्लंघन करता हो, या डिक्री को लागू कराने में जो व्यक्ति बाधा डालते हैं, तो ऐसा न्यायालय उन्हें दंड देने की शक्ति रखेगा कि नहीं रखेगा, मानो वह डिक्री उसने स्वयं पारित की हो और अपनी डिक्री को क्या करा रहा हो, लागू। और तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट धारा 42 में ये मिला कि अगर अंतरित न्यायालय कोई आदेश देता है बीच में, तो उस आदेश की अपील किस भांति होगी, मानो वह आदेश वह अपने द्वारा पारित डिक्री में दिया हो। यानी कि 3 पॉइंट याद रखने हैं आपका। अगला पॉइंट है क्लास 2। आइए, उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें स्पेशलाइज की गई हैं क्लास 2 में, जो बातें बताई गई हैं उनका प्रभाव क्या 1 पर पड़ेगा कि नहीं, नहीं पड़ेगा। यानी कि क्लास 1 व्यापक है और क्लास 2 क्या है, सीमित। क्लास 2 के प्रावधान 1 के प्रावधानों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेंगे। भले आप न दिमाग में आ रहा हो, लेकिन मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। ऐसा ही शब्द आपका जब कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, क्लास 1 धारा 16 का क्लास 1 और 2 पढ़िएगा। क्लास 1 में कहा गया है, एक बार को रिलेट कर लिया जाए, संविदा अधिनियम की धारा 16 के क्लास 1 में कहा गया है कि जब दो व्यक्तियों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हों कि एक व्यक्ति यानी कि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को मेट कर सकता हो, अधिशासित कर सकता हो, अर्थात दबा सकता हो, कुचल सकता हो और कुचला, और कुचल कर कैसा फायदा उठाया, अनुचित, तो क्या कहा जाएगा, असम्यक असर। खंड 2 और यहाँ का खंड 2 सेम बात शुरुआती दौर में करता है कि विशिष्टता और उपधारा 1 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपका कुछ रिलेशन क्लास 2 में दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की धारा 16 में, जहाँ की ये माना जाएगा कि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को क्या करता है, दबाने की हैसियत में है। उसी प्रकार यहाँ बैक होइए, धारा 42(1) में सामान्य नियम है, सभी शक्तियाँ दे दी गई और इसी शक्तियों को थोड़ा स्पेशलाइज किया गया है, में ये शक्ति भी शामिल होगी। तो और कौन कौन शक्ति इसमें शामिल होगी, थोड़ा स्पेशलाइज किया गया। देखिए क्या कहा गया है, सेक्शन आप लोग बताइए फिर एक बार। तत्पश्चात पटना का न्यायालय ये देखता जो प्रतिवादी या निर्णित ऋणी अपराध है, यहाँ डिग्री आ गई है,
न्यायालय को एक मनशक्ति का निष्पादन करने का देखा जब डिक्री भेजी गई प्रयागराज से। अब जब कुर्क करने की बात कारण तो क्या पटना का न्यायालय निर्णित ऋणी के जो मर गया उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति रखेगा कि नहीं रखेगा? दूसरा शक्ति किसके विरुद्ध करवा ले? सी के, यानी कि बी मर गया तो किसके विरुद्ध? तो सी क्या कहलाएगा? विधिक प्रतिनिधि। लेकिन कल भी मैं बताया था, आगे धारा 50 आपका 52, 53 इत्यादि में बताया भी जाएगा कि विधिक प्रतिनिधि किस लिमिट तक उत्तरदायी होगा निर्णित ऋणी के लिए। तो जिस सीमा तक विधिक प्रतिनिधि ने क्या मृतक की प्रॉपर्टी पाई हो। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान में रखिए, बी के खाते में 10 लाख रुपए थे और सी 10 लाख रुपया पाया, तो सी कितना तक जिम्मेदार केवल होगा? अधिकतम 10 लाख, व्यक्तिगत नहीं। आगे भी आगे पढ़ा जाएगा, सी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता भाई, विधिक प्रतिनिधि को बस वसूली हो सकती है। अगला देखिए शब्द, आपका अगला शब्द और महत्वपूर्ण है, डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति। अब आप दिमाग ये लगाइए कि क्या डिक्री को भी अटैच या जब्त किया जाता है? अब समस्या गंभीर है आपका, नया मैंने कई लोग इसको जानते ही नहीं होंगे कि केवल संपत्ति ही कुर्क नहीं होती, डिक्री भी कुर्क या जब्त होती है। तो एक उदाहरण देख, कि डिक्री का क्या कराना है? निष्पादन। इसका मतलब ये आया कि एक थर्ड पर्सन आ गया जो किसके विरुद्ध जीता था? डिक्रीदार के ही, और जाकर पटना के न्यायालय से मांग करे कि हजूर आप ए की डिक्री को क्या करिए? जब्त करिए। क्यों जब्त करिए? क्योंकि मुझे भी ए से 10 लाख रुपया वसूलना है, आपका ये डिक्री जब्त कर दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि ए 5 लाख रुपया वसूल ले तो लेकर क्या हो, फरार हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो कुर्क हो सकते हैं कि नहीं? डिक्री हो सकती है।
अंतरिती न्यायालय कुर्क कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। क्या? हाँ, उससे मतलब नहीं। वो कहीं भी जहाँ डिक्री का निष्पादन और एप्लीकेशन दे सकता है, इससे मतलब नहीं है। सी से भाई मतलब नहीं है। वो अंतर्ती न्यायालय से मांग कर सकता है कि डिक्री कुर्क की जाए, क्योंकि डिक्रीदार के विरुद्ध हम भी क्या हुए, एक उदाहरण बताया गया। प्रयागराज का न्यायालय अगर निष्पादित कराए तो यहाँ भी कर सकता है। अब मान लीजिए प्रयागराज का न्यायालय स्वयं पारित किया, स्वयं लागू करा रहा है, तो सी आकर प्रयागराज में कह दे या जो डिक्री जब्त की जाए, क्योंकि ये जीता है जो के खिलाफ पक्ष में निष्पादित कराई जाए, क्योंकि तो हो सकता है कि हो जाए फरार, तो फरार हो जाएगा तो हम कहाँ से पाएंगे, हम भी तो जीते हैं। अगला देखिए भाई, आपका थोड़ा कठिन धारा जरूर है ये, इसमें दो तीन धारा और कठिन ही आएगी। देखिए कला 3 उपधारा 2 में भी उसकी एक पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा कि पटना का न्यायालय जब भी क्लास 2 के तहत कोई आदेश पारित करे, चाहे किसी की कुर्की करे, अन्य न्यायालय को भेजे, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध लागू कराए, उस आदेश की एक कॉपी किसको भेजेगा? कि पारित की थी, तो किसने डिक्री पारित की थी? प्रयागराज। भाई आपका कल और इसको पढ़ा जाएगा, एक दो दिन लेक्चर चलेगा तब लिखवाया जाएगा, ताकि थोड़ा सेक्शन आगे बढ़ पाए। आना भी है, हल्का सा स्पीड बढ़ाई गई है भाई इधर, और धीरे धीरे अब सीपीसी में स्पीड बढ़ाकर पढ़ाना है। अब भाई जो लोग इंग्लिश की फीस जमा करना चाहते हैं अपना कर सकते हैं भाई। आपका बार बार कहा जा रहा है सर को भी पैसे की हो सकता है, भाई सर हमसे कहते हैं, तो जो आप मैंने आपका थोड़ा थोड़ा जमा कर सकते हैं। सर का भी निर्देश है कि कई बार न लेकर आप कुछ कुछ लड़के दें, तो दो तीन शिफ्ट में ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आप लोग प्रयास करिए कि अपना कुछ कार्ड देकर अपना एडमिशन करा लीजिए।